हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रशांत पटेल और स्वागत है आपका M2 की इस ऑनलाइन क्लासेस में। इसमें हम पढ़ रहे थे वेक्टर इंटीग्रल्स, वेक्टर कैलकुलस हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि लाइन इंटीग्रल्स क्या होता है पिछले लेक्चर में। आज हम देखेंगे कि सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, कैसे काम करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है सरफेस इंटीग्रल्स। चलिए शुरू करते हैं इसको हम। तो सरफेस इंटीग्रल होता क्या है? तो बेसिकली सरफेस इंटीग्रल वो इंटीग्रल होता है जो कि किसी सरफेस पे निकाला जाता है। ठीक है, पहले हम निकालते थे लाइन इंटीग्रल में। हम क्या निकालते थे? लाइन इंटीग्रल में निकालते थे। हम किसी भी लाइन के ऊपर एक इंटीग्रल निकालते थे। ठीक है, लाइन में हम लाइन के ऊपर निकालते थे। सरफेस हम किसके ऊपर निकालेंगे? पूरी सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में हम किसके ऊपर निकालेंगे? वॉल्यूम इंटीग्रल में हम निकालेंगे एक वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। नाम से आपको आई थिंक क्लियर हो जाएगा कि अगर लाइन इंटीग्रल की बात कर रहा हो तो मतलब कि एक लाइन के ऊपर इंटीग्रल निकाला जाएगा। एक सरफेस की बात कर रहा हो इसका मतलब ये हुआ कि एक सरफेस के ऊपर इंटीग्रल निकाला जाएगा। और अगर एक वॉल्यूम के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे वॉल्यूम के ऊपर इंटीग्रल्स निकाला जाएगा। ठीक है, अब जब भी अगर बात करें हम सरफेस इंटीग्रल्स की तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उसको आपको हमेशा याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला के पहले एक चीज और देखो, तो जो सरफेस इंटीग्रल होता है उसको हम डिनोट करते हैं किससे? डबल इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट सरफेस की रहेगी कुछ वेक्टर f डॉट प्रोडक्ट ds। ठीक है, f डॉट ds, या फिर उसको हम लिखते हैं वेक्टर f n कैप ds। ठीक है, अब ये ds क्या होता है? ds सिंपल सी बात है, ds होता है वेक्टर n इंटू ds। ठीक है, वेक्टर n ds होता है। अब वेक्टर n क्या है? ये वेक्टर एन या एन के भी यूनिट नॉर्मल, एन कैप जो होता है वो होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस एस। ठीक है, और अगर बात करें सिर्फ वेक्टर एन की, वेक्टर एन दो चीजें अलग अलग है। देखो, एक हमको दे रखा है यहाँ पर यूनिट वेक्टर, यहाँ पर दे रखा है हमको हमारा नॉर्मल वेक्टर। तो ये जो एन कैप होता है ये होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस एस। ठीक है, अगर बात करें वेक्टर एन की तो ये होता है नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस एन। यहाँ पे यूनिट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? नॉर्मल वेक्टर टू सरफेस एन। नॉर्मल कैसा होता है? नॉर्मल मतलब कि जो किसी भी सरफेस के ऊपर नॉर्मल लाई करता है, नॉर्मल। ठीक है, ऐसे एकदम नॉर्मल, मान लो सरफेस इसके ऊपर नॉर्मली लाई कर रहा है परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से 3 रिमार्क दिए हुए हैं जिसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आर एक प्रोजेक्शन है सरफेस एस पे के एक्स वाई प्लेन पे, किस पे? एक्स वाई प्लेन। देखो इधर है एक्स वाई प्लेन, इधर है वाई जेड प्लेन और इधर है जेड एक्स प्लेन। ठीक है, अगर एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन बन रहा है सरफेस एस के तो उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हो जाएगा उसके लिए वेक्टर एफ एन कैप डी एस इक्वल टू वेक्टर एफ एन कैप। अब देखो डी एस की जगह क्या आ गया? डी एक्स डी वाई अपॉन एन कैप के कैप मॉड लो। क्या गया? एन कैप के कैप। किस में आ रहा है? अभी देखो ये 3 चीजें ध्यान रखना, पूरा सेम रहेगा इसमें भी। अगर मान लो एक्स वाई प्लेन में बनाता है, वाई जेड प्लेन में बनाता है, या फिर एक्स जेड प्लेन में बनाता है, पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। डिफरेंस क्या आएगा? एक्स वाई प्लेन के लिए हमने करा डी एक्स डी वाई, वाई जेड प्लेन के लिए हमने क्या करा? डी वाई डी जेड, एक्स जेड के लिए हम क्या कर रहे हैं? डी एक्स डी जेड। नीचे मॉडुलस में बात करें तो एक्स वाई में भी एन कैप था, वाई जेड में भी एन कैप था और जेड एक्स जेड में भी एन कैप था। अब देखो इसको ऐसे समझो, कैसे? अगर मैं बात करूं एक्स वाई जेड की तो एक्स में आता है आई कैप। ठीक है,
मान लेते हैं x को मान लेते हैं आई के, y को मान लेते हैं जे के और k z को मान लेते हैं हम k के। ठीक है, तो अब इसने क्या करा है, अब देखो इसमें फर्स्ट वाले में देखो एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है, एक्स वाई प्लेन मतलब कि एक्स वाई प्लेन दिया है मतलब कि एक्स की जगह पे आई, वाई की जगह पे जे, बचा क्या के बचा, तो एक्स वाई प्लेन के लिए लिख दिया के। वाई जेड प्लेन दिया है, वाई जेड प्लेन में वाई जेड, वाई के लिए जे है, जेड के लिए के है, बचा क्या आई बचा, तो यहाँ पर लिख दिया फॉर्मूले में मॉडुलस में आई के। ठीक इसी प्रकार से एक्स जेड में आई और के आ रहा है तो वाई में वाई का लिख दिया जे के। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा इसको, एक बार याद हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद में बोलता है ये कि देखो सिंपल सी बात है, तीन चीजें हैं, जब भी क्वेश्चन आपको आएगा तो आपको या तो एक्स वाई प्लेन में निकालना रहेगा या वाई जेड में निकालना रहेगा या फिर एक्स जेड में निकालना रहेगा। उस कंडीशन में अगर एक्स वाई में आता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है पूरा, वाई जेड में आएगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और एक्स जेड में आएगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। एप्लीकेशन की बात करें कहाँ पर ये यूज होता है, तो मेनली यूज होता है फ्लक्स के कैलकुलेशन में या फिर रेडिएशन एनर्जी के कैलकुलेशन में इसका यूज होता है। ठीक है, तो इसके कैलकुलेशंस भी आप याद रखिएगा, एप्लीकेशन भी कभी कभी आपको एग्जाम में कुछ अगर थ्योरी वाला पार्ट आ गया, अगर वैसे तो आता नहीं है पर फिर भी अगर मान लो आ गया तो आपको एटलीस्ट ये पता रहेगा कि फ्लक्स में या रेडिएशन एनर्जी में कैलकुलेट यूज होता है। क्योंकि बहुत बार जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होते हैं उनमें सीधे पूरी एक थ्योरी पूरा राइटअप दे देते हैं और फिर उसको आपको देख के बताना रहता है, तो उसमें आपको ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि इसका फ्लक्स कैलकुलेट करिए या इस टाइप से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सरफेस इंटीग्रल है। अगर देखो आपने तीनों फॉर्मूले याद रख लिए तो ये बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो अगले लेक्चर में हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।